इस टाइम मेरे साथ डॉक्टर आमिर सईद मौजूद हैं। शेखजाद हॉस्पिटल में मैं एज ए HOD काम कर रहा हूँ। हमारे पास रिसेंटली भी एक पेशेंट आई, उनकी डिस्क प्रोट्रूजन थी जिसकी वजह से उनका फुट ड्रॉप हो गया था। तो डॉक्टर ने यही कहा जी कि इमीडिएटली ऑपरेट की जरूरत है। वो पेशेंट को हमने डीकम्प्रेशन थेरेपी है। आफ्टर 3 वीक्स वो पेशेंट नॉर्मल चलना शुरू हो गई। वो पेशेंट अब वॉक भी कर रही है, चल भी रही है, फिर भी रही है। मेरे पास आई, उनको मेटास्टेसिस था। मेटास्टेसिस होता है पूरी बॉडी में कैंसर का फैल जाना। शी इज 25 ईयर्स ओल्ड। उसकी एक छोटी बच्ची थी 9 मंथ की। इससे इलाज करवाया तो उन्होंने सारा उनका ट्रीटमेंट देने के बाद कहा कि अब आप अपनी सारी लाइफ के लिए ये व्हीलचेयर यूज करेंगी। वो पेशेंट मेरी अब नॉर्मल चलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको कुछ पेशेंट अभी दिखाऊंगा जो व्हीलचेयर पे आए थे, अब वो सीढ़ियां भी चल रही हैं, जमीन पे भी बैठ उठ रहे हैं, हैंड की मूवमेंट भी नॉर्मल कर रहे हैं। फालिज का मरीज 3 to 6 मंथ में नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। आपका मोबाइल, ओवर यूज ऑफ द मोबाइल जो है वो आपकी नेक पेन और बैक एक की कॉज बन रहा है। उसके बाद जिन लोगों को ये इश्यूज हैं उनको अपना इलाज इमीडिएटली करवाना चाहिए। मेरे रिहैब सेंटर में तमाम इक्विपमेंट जो है वो जापान से आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी। इस टाइम मेरे साथ डॉक्टर आमिर सईद मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पाकिस्तान में अब इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है और इनका कहना है कि जिन लोगों को डॉक्टर ऑपरेट बताते हैं कि इमीडिएटली ऑपरेट करवाना है, वो जब इनके पास आते हैं तो ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हील चेयर पर लोग आते हैं और बाकायदा चलते हुए इनके पास से जाते हैं। ऐसा कौन सा जादू है सर आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है और मेरा 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। शेखजाद हॉस्पिटल में मैं एज ए HOD काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में। एक्चुअली जिस मौजू पे आपने बात की है, हमारे पास रिसेंटली भी एक पेशेंट आई, उनकी डिस्क प्रोट्रूजन थी। चौथा और 5वें मोहरे की डिस्क टोटल प्रोट्रूज हो चुकी हुई थी, आउट हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से उनका फुट ड्रॉप हो गया था। तो डॉक्टर ने यही कहा जी कि इमीडिएटली ऑपरेट की ज़रूरत है। डेफिनेटली है किसी जगह पे ऑपरेट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब ये हुआ है कि ऑपरेशन की रेशो कम हो गई है ट्रीटमेंट लेने के बाद। वो पेशेंट को हमने डीकम्प्रेशन थेरेपी है, जिस मशीन के ज़रिए हमने उसकी वर्टिब्रा को ओपन किया। जब आप ओपन करते हैं तो डिस्क अंदर जाने की कोशिश करती है। जब डिस्क अंदर जाती है तो हीलिंग प्रोसेस हो जाता है उनका। आफ्टर 3 वीक्स वो पेशेंट नॉर्मल चलना शुरू हो गई और ये हुआ। मतलब ऑपरेट बताया हुआ? ऑपरेट बताया हुआ था और उन्होंने कहा था अगर आप ऑपरेट नहीं करवाएंगी आपका यूरिन और पहाना अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो पेशेंट अब वॉक भी कर रही हैं, चल भी रही हैं, फिर भी रही हैं। और यहाँ से ही उनका ट्रीटमेंट? यहाँ से ही ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कोई और इस तरह के पेशेंट हो जिस तरह आप बता रहे हैं कि व्हील चेयर पर आते हैं? और पेशेंट मेरे पास आई, उनको मेटास्टेसिस था। मेटास्टेसिस होता है पूरी बॉडी में कैंसर का फैल जाना। शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड और उसकी एक छोटी बच्ची थी 9 मंथ की। उन्होंने कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज करवाया तो उन्होंने सारा उनका ट्रीटमेंट देने के बाद कहा कि अब आप अपनी सारी लाइफ के लिए ये व्हीलचेयर यूज़ करेंगी। वो पेशेंट मेरी अब नॉर्मल चलना शुरू हो गई हैं, आप स्टेज चढ़ना शुरू हो गई हैं और अपने रोज़मर्रा के काम कर रही हैं। कितनी देर का था उनका? तकरीबन एटलीस्ट 3 to 4 मंथ लगे हैं इसमें नॉर्मल लाइफ में। ज़्यादा नहीं है 3 to 4 मंथ? आप देखिए कि एक पेशेंट को जब आपने ये कह दिया कि आप सारी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे रहेंगे, वो बंदा तो अगर 1 साल में भी वापस आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा, जो लोग ऐसे होते हैं जिनको फालिज जैसा अटैक होता है और जो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, उनका इलाज मुमकिन है इससे? मैं आपको कुछ पेशेंट अभी दिखाऊंगा फालिज के जो व्हीलचेयर पे आए थे। अब वो सीढ़ियाँ भी चल रही हैं, ज़मीन पे भी बैठ उठ रहे हैं, हैंड की मूवमेंट भी नॉर्मल कर रहे हैं। हमेशा के लिए कह दिया जाता है कि ये पैरालाइज। देखिए, फिजियोथेरेपी था कि पहले आज से कोई 10-15 साल पीछे चले जाएं, लोगों में बेसिकली अवेयरनेस नहीं थी। अब उनको पता चल गया कि हमारा एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिसिन का अपना एक पार्ट है। मेडिसिन तो उनकी हीलिंग करेगी जो ब्रेन में इंजरी है। उसके बाद जो उनकी डिसेबिलिटी आई है वो बाय फिजिकल थेरेपी से ही होनी है। तो अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है। जब वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, फालिज का मरीज 3 to 6 मंथ में नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। लेकिन पहले तो हम लोग देखते थे जिनको फालिज का अटैक हुआ, जो पैरालाइज हुए हैं, वो बस सारी जिंदगी उनके बेड पर ही गुजरती थी। उसके बाद वो उठ नहीं पाते थे, कभी कोई मुआवजा ही होता था। अब लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट यहाँ से करवाना है। इस तरह की अगर हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट करवाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस जो आई है वो मीडिया के ज़रिए आई है। अब तो पेशेंट आके पहले कहता है जी मैंने यूट्यूब पे ये ट्रीटमेंट देखा, क्या ये मेरे पे हो सकता है? अब अपना इलाज वो खुद लेके आता है, जो कि हम उनसे थोड़ा सा इसमें बहस भी करते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों को मीडिया ने इतना पावरफुल कर दिया है कि वो अपने ट्रीटमेंट को भी डायग्नोस कर लेते हैं।
तो अब लोगों को पता है कि हमारा फालिज का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली मेडिसिन नहीं है, वो बेसिकली एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैक बोन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, आफ्टर सी सेक्शन भी अब लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी हमारी जितनी भी जनरेशन है उनको ये मसाइल हैं। ज़्यादा एज में जाने के बाद बैक बोन में गैप भी आ जाता है, तो हम लोगों ने सुना है कि वो कोई इंजेक्ट भी है, वो इंजेक्ट करने से वो ठीक हो जाता है, या उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है, कोई जेल की जाती है उसमें, तो ये क्या इसी ट्रीटमेंट में आता है? देखें, शॉर्ट पीरियड में नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। इंजेक्टेबल उस कंडीशन में लगाया जो लोग कहते हैं हमें इमीडिएटली इफेक्ट मिल जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। आप इंजेक्टेबल लगाएंगे, वो चल गया तो 3 दिन चल जाए, साल चल जाए, लेकिन वो दोबारा रिकरेंस होगी उसकी। फिजिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने जिस वर्टिब्रा के ऊपर आपको प्रॉब्लम आया, आपने उसकी रीएडजस्टमेंट करनी है। जब आप उसको रीएडजस्टमेंट कर देते हैं और उसके अराउंडिंग जितने मसल लिगामेंट हैं आप उनको स्ट्रेंथन कर देते हैं, तो वो पेशेंट को आई थिंक इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ज़रूरत होगी। और आजकल जो आपने कहा कि यंग एज में लोगों को बैकएक बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी एक बेसिक वजह है बैड पोस्चर। आप लोग यूँ झुक कर बैठते हैं, कोई अपने को झुकाव में, कोई साइड पे बैठता है, इसी के पोस्चर की, और आपकी वर्किंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, कोई 8-8 घंटे लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बेसिकली उसमें बैड पोस्चर की वजह से उसमें बैकएक आती है। उसके बाद सेकेंडली आपका मोबाइल, ये ओवर यूज़ ऑफ द मोबाइल जो है वो आपकी नेक पेन और बैकएक की कॉज बन रहा है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से, जब आप हेड डाउन, मोबाइल तो जनरेशन ने छोड़ना नहीं है, इसका मतलब फिर आपके पास पूरा पैकेज ले लें, पूरा सालाना। वो तो डेफिनेटली है कि हमारे पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पास रिसेंटली अगर मेरे डिपार्टमेंट में देखें तो बैकएक के ज़्यादा यंग लड़कियां और लड़के हैं, क्योंकि उसकी वजह जब हेड डाउन करके आप यूज़ करते हैं तो 27 kg वेट आपका आ रहा है, जब आप यहाँ पे रखते हैं तो 15 kg है, यहाँ रखेंगे तो 0 kg है। तो हम आपको यहाँ पे तो यूज़ कोई भी नहीं कर रहे ना, क्योंकि पीछे कोई पढ़ लेगा, तो आपने तो झुक कर करना है। तो सेकेंडली बात है कि जो मोबाइल के ऊपर उसकी लाइट को डिम किया जाता है, वो आपकी सर्वाइकल के ऊपर, आपकी आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ऐसा उसकी लाइट को ब्राइट ही रखना चाहिए, बजाय कि डार्क में आप वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, वो बेसिकली आपके ब्रेन, आपकी नेक मसल को सारा डैमेज कर रहे होते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं और बहुत से लोग इस तरह की तकलीफ से भी गुजर रहे होंगे, कोई उनको आप यहाँ का एड्रेस, यहाँ की लोकेशन या अपना कुछ बता दें कि अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाना हो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, जो अभी भी हॉस्पिटल्स में इसी तरह से धक्के खा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। देखें जी, एक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मेरा जो रिहैब डिपार्टमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में शायद कोई 1 या 2 होंगे। मेरे रिहैब सेंटर में तमाम इक्विपमेंट जो है वो जापान से आया हुआ है, वो पाकिस्तान में आई थिंक किसी जगह पे भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो मैंने बताया 1 या 2-3 क्लिनिक्स पे होंगे। उसके बाद जिन लोगों को ये इश्यूज़ हैं उनको अपना इलाज इमीडिएटली करवाना चाहिए, चाहे वो मेरे पास हैं, किसी के पास भी जाएं, उसमें डिले या सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट। कुछ लोग होते हैं वो घर में बैठ के, अच्छा तुझे चुप पड़ गई है, तू तेल मलवा ले ठीक हो जाएगी, मालशियों के पास भी चले जाते हैं, चले जाए, वो नहीं जाना चाहिए। देखें, वो एक ऐसा ट्रीटमेंट वे है, चुक कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली जो आपकी स्पाइन में चुक पड़ती है वो आपके डिस्क के ऊपर स्वेलिंग होती है, आप उसको चुक का वर्ड देके तो उसको मज़ीद डैमेज कर रहे होते हैं। कई लोग चुक के बाद आप देखें कि उनकी टांग में पेन रेडिएट की और उनको ऑपरेशन करवाने पड़े हैं। इसीलिए अपने जो रेलेवेंट कंसल्टेंट है उसी के पास ही आपको जाना चाहिए, बजाय कि आप थोड़े से पैसे बचाएं जी जरा के पास चले गए। अमूमन कई लोग आते हैं जी, जरा ने कहा जी मैंने आपके मोड़े चढ़ा दिए हैं, ना तो मोड़े उतरते हैं ना ही मोड़े चढ़ते हैं। मोहरों का एक ही काम है कि या तो उनको ऑपरेट होता है या फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। किरण जी, आज बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई होगी और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं, कईयों के अपने बहुत प्यारे हैं जो पैरालाइज होकर बैठे हुए हैं, तो आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा मिली होगी। तो बेहतर है कि आप लोग अपना इलाज करवा लें, सेल्फ मेडिकेशन से निकल आएँ और ऑपरेशन से पहले इस तरह के किसी भी डॉक्टर के पास या इन्हीं के पास एक दफ़ा विजिट जरूर करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।